हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक साई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। पिछले के वीडियो में देखे थे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में कब वस्तु कहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए हम लगातार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हमारे वीडियो को लगातार देखिए, जिससे क्या होगा कि फिजिक्स पूरी अच्छी से समझ में आ जाएगी। अभी हम 10वीं वर्ग के फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं। आइए इसमें हम प्रतिबिंब समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। तो वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है तब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है तब उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो और क्या कहा कि वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है तब उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब पर आते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रियल इमेज। तो लिखेंगे वस्तु से निकल कर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है तब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, वास्तविक रूप से कटती है तब उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तब उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें कहा गया है कि वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है तब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है तब उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसका फिगर देखिए, एक हम वास्तविक प्रतिबिंब का बना के देखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर कैसे बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब? वास्तविक रूप से क्या होती है, कैसे कटती है? तो ये देखिए, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया सी, ये हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रख दी है, यहाँ पर वस्तु कोई रख दी है। यहाँ से जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, ये वस्तु से निकली प्रकाश की किरण वस्तु से निकलकर दर्पण पर टकराएगी तो आपतित किरण, तो ये परावर्तित किरण जब इसके समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। किरण आरेख के नियम से, किरण आरेख के नियम से ये गुजर जाएगी, यहाँ से इस तरह से गुजर जाएगा। और एक हम भेज देते हैं यहाँ से वक्रता केंद्र से। जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से जाती है प्रकाश की किरण तो फिर उसी पथ पर लौट जाती है, फिर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वास्तविक कटान हुआ, यहाँ देख रहे हैं कि वास्तविक कटान हुआ। यहाँ देखिए
यहाँ देख रहे हैं वास्तविक रूप से जब प्रकाश पर आती थोड़ी समांतर किरण तो ये मुख्य फोकस से लौटेगी, जब वक्रता केंद्र से आती है तो फिर परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। तो जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से परावर्तित किरण कटना चाहिए, 2 गो परावर्तित किरण कटना चाहिए, जिस बिंदु पर कटेगा उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर कट कर गया, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये इतना, ये ऊंचाई का, इस ऊंचाई का प्रतिबिंब बना, इस ऊंचाई का वस्तु था तो इस ऊंचाई का प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब में देख रहे हैं कि वास्तविक कटान हो रहा, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब पूछा जाए तो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। दिस इज द रियल इमेज, दिस इज द रियल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ी सी एक पॉइंट है, उसको जानिए, क्योंकि हर एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देते हैं हमारे बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन सेटर। देखिए इसमें कहता है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और दर्पण के सामने बनता है। ये इम्पोर्टेंट बात है ऑब्जेक्टिव के लिए। दर्पण के सामने बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, पीछे बनता है काल्पनिक। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा दर्पण के आगे, दर्पण के सामने जिसको कहते हैं, दर्पण के सामने बनता है तथा यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर पर्दा रख देगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर पर्दा रख देगा, यहाँ पर पर्दा रख देगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। 3 पॉइंट इसमें आया वास्तविक प्रतिबिंब से, तो तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? तो अब हम देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, ये क्या है? तब वस्तु से प्रकाश जब निकल कर दर्पण पर पड़ती है, तब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, अर्थात काल्पनिक कटान होती है। वस्तु से प्रकाश निकल कर दर्पण पर पड़ती है, तब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
दर्पण वस्तु से निकलकर प्रकाश वस्तु से प्रकाश निकलकर वस्तु से प्रकाश की किरणें यहाँ होना चाहिए कि किरणें निकलकर दर्पण पर पड़ती है, तब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, अर्थात जिस बिंदु पर काल्पनिक कटान होती है, जिस बिंदु पर काल्पनिक कटान होती है, उस बिंदु उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर यहाँ पर काल्पनिक कटान होगा या कटती हुई मालूम पड़ेगी, वास्तविक कटान नहीं होगा, तो उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे में ये हो गया। यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दिए, ये P है, ये F हो गया, ये C हो गया। यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से गया, यहाँ से समांतर, तो समांतर इस यहाँ से परावर्तन इस प्रकार होगा, इस प्रकार परावर्तित किरण यहाँ से निकलेगी कि लग रहा है मुख्य फोकस से बाहर जा रही है। समांतर इस अक्ष के जो भी किरण समांतर दर्पण पर पड़ती है तो वो परावर्तित होती है इस तरह से कि वो मुख्य फोकस से जा रही थी। अब एक किरण यहाँ से भेज देंगे उसके वक्रता केंद्र की ओर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कट गया। तो यहाँ से गए प्रकाश की किरण तो इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये केंद्र की ओर जा रही। ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। सीधा वस्तु था, सीधा प्रतिबिंब बन गया। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब पर एक दो पॉइंट लिखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, या वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्दे पर प्राप्त, यहाँ पर अगर पर्दा भी रख देते हैं
तो ये तो दर्पण के पीछे, तो इसलिए हम काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये काल्पनिक प्रतिबिंब से संबंधित था, इसको लिखिए और तेजी में लिखिए। अब आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखिए, तो यहाँ एक तरफ लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे तरफ लिख देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका अंतर पता चल जाएगा। तो पहला तो अंतर ये है कि एक वास्तविक कटान से बनता है, एक काल्पनिक कटान से बनता है। सिंपल वे में, एकदम सरल भाषा में लिखिए, अपने भाषा में लिखना परीक्षा में। तो यहाँ पर लिखेंगे यह वास्तविक कटान से बनती है, और इधर लिखेंगे यह काल्पनिक कटान से बनती है। नंबर 2 में ये इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, से पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा अंतर कि ये वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है और ये वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। अगर ये वस्तु ऐसे है तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। इसमें जब वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही सीधे बनेगा। तो इसमें लिखेंगे वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, और इसमें लिखेंगे वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये सब क्या था? अंतर था। अंतर को लिखिए तेजी में। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में फ्रेंड देखें अभी अंतर क्या था। फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया। चलिए हम देखते हैं अब उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है अवतल दर्पण का। तो हेडिंग लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग
यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का उपयोग कहाँ पर है? आइए इसको हम देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ है। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, सबसे पहले एक में हम लाते हैं सोलर कुकर में, सोलर कुकर, सोलर कुकर में देखिए, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है सोलर कुकर में, समझिए बढ़िया से, बात समझिए जो कह रहे हैं। यहाँ पर ये है अवतल दर्पण, यहाँ पर क्या है अवतल दर्पण। सोलर कुकर से क्या होता है? सोलर कुकर से खाना बनता है, रसोई बनाने के काम आता है सोलर कुकर। सोलर कुकर किस काम का आता है? रसोई बनाने के काम में आता है। सोलर कुकर रसोई बनाने के काम में आता है। यहाँ पर देखेंगे ये हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया अवतल दर्पण। अब यहाँ पर ये है, ये वस्तु है, यहाँ पर से क्या हुआ सूर्य यहाँ पर है, ये देखिए सूर्य यहाँ पर है। सोलर कुकर किस तरह से नहीं कार्य करता है और इसमें क्यों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका कारण समझिए। सोलर कुकर में तो बताते हैं, इसका डिटेल जानिए, समझिए, यहाँ से गौर कीजिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। यहाँ पर से प्रकाश की किरण इस पर आया, प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण पर आता है तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर के क्या होगा जमा हो जाएगा, प्रकाश की किरण यहाँ पर जमा होगा। फिर यहाँ से प्रकाश की किरण जितना भी आएगा सब यहाँ पर एक बिंदु पर जमा होगा, मुख्य फोकस पर जमा होगा। जितना भी सब प्रकाश की किरण आएगा इस बिंदु पर जमा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण सब के सब जमा हो रहा है, सब के सब जमा हो रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऊष्मा विकिरण हो निकलेगा। देखते होंगे दर्पण या शीशा में लेंस एक ऐसा होता है जो कि उसको धूप में रखिएगा, उसके सामने कागज़ जल जाती है, वो प्रकाश को क्या करती है जोर करके एक जमा करके एक बिंदु पर जमा करती है। जमा करने के बाद क्या होता है वहाँ पर ऊष्मा विकिरण ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिसके कारण से यहाँ पर भी वही काम होता है। अवतल दर्पण का क्या काम है, आपतित तो ये परावर्तित, आपतित तो ये परावर्तित हो गया, परावर्तित हो रहा है, सब क्या हो रहा है परावर्तित हो रहा है। आइए ये है ताप यंत्र है, ये क्या है तापक यंत्र है, ये यंत्र। यहाँ पर खाना रसोई बनता है, इस धूप में, रात में तो नहीं धूप होता है, तो दिन में सोलर कुकर का प्रयोग यानी कि किया जाता है और इसमें अवतल दर्पण इस तरह से सेट कर दिया जाता है कि वहाँ से प्रकाश की किरण आएगा तो वहाँ पर जा कर के तापक यंत्र जहाँ पर सोलर कुकर रखा हो वहाँ पर विकिरण, ऊष्मा विकिरण उत्पन्न करेगा, ये प्रकाश को जमा करके। इसीलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब कहेगा क्यों किया जाता है, तो उसका कारण भी लिखते हैं। आज इसी में कहा जाता क्यों किया जाता है, कारण बताइए सोलर कुकर में। तो इसका कारण लिखते हैं कि सूर्य से निकलने वाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तब परावर्तन के बाद अवतल दर्पण पर पड़ती है तब परावर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु पर जमा होती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर यह जमा होती है और ऊष्मा विकिरण के कारण यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न और विकिरण समझिए, आने वाली प्रकाश की किरण को किरण कहते हैं। जब परावर्तित होगा तो उसको कहते हैं विकिरण। जैसे प्रकाश आया
प्रकाश आया, यहाँ से फिर लौटेगी प्रकाश की किरण, प्रकाश आया तो ये हुआ किरण, जब टकरा के लौटेगी वापस तो ये हुआ विकिरण। यानी कि प्रकाश की किरण जो आती है वो गर्म नहीं होती है, जब यहाँ से टकरा करके जो लौटेगी, यानी कि परावर्तित किरण होगी, इसी को हम विकिरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। यहाँ से जो लौटेगी प्रकाश की किरण, आया था आने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। जब यहाँ से टकरा के पृथ्वी से लौटेगी तो उसको कहते हैं विकिरण। उसको क्या कहते हैं? विकिरण। जो लौटेगी उसको विकिरण कहते हैं। विकिरण के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होता है, किरण से नहीं ऊष्मा उत्पन्न होता है, विकिरण से। विकिरण किसको कहते हैं? जो टकरा के वापस लौटता है उसको विकिरण कहा जाता है। जमा होती है ऊष्मा विकिरण के कारण, ऊष्मा विकिरण के कारण, ऊष्मा विकिरण के कारण रसोई बनाने में आसान होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। चलिए, ये हुआ कारण, उसका हो गया कि क्यों किया जाता है। अगर पूछ दे 2 नंबर में आता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो पूरे डिटेल से हम समझा दिए। दूसरा इसका उपयोग है डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि को देखने में करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि को देखने में, डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि को देखने में, उसको देखने में करता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर है डॉक्टर साहब, यहाँ है डॉक्टर साहब, यहाँ है डॉक्टर साहब, यहाँ क्या है? डॉक्टर साहब। समझिए, बात समझिए, यहाँ है डॉक्टर साहब, ये है डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये है डॉक्टर साहब। नहीं हो रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं बन रहे हैं। ये हो गए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब है। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग ही करेंगे, लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर बांध लेते हैं। जैसे देखिए, अगर जो हम किसी को देखना है, किसी को देखेंगे, यहाँ टॉर्च मारेंगे तो यहाँ फोकस मारेंगे, हमको कान में देखना या मुंह में कोई चीज़ अगर डॉक्टर देखेंगे तो टॉर्च मारेंगे डायरेक्ट। अगर देखेंगे तो देखेंगे तो क्या होगा? टॉर्च का रोशनी हमारे सिर पर पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा? सिर दर्द करेगा। इसलिए डायरेक्ट रोशनी नहीं, टॉर्च मार करके देखता है। क्या करते हैं डॉक्टर लोग क्या करते हैं? यहाँ एक अवतल दर्पण लगा लेते हैं। यहाँ क्या कर लेते हैं? अवतल दर्पण लगा लेते हैं। यहाँ पर बल्ब रहता है, यहाँ पर ये बल्ब है, यहाँ से यहाँ पर रोगी है, यहाँ पर मान लीजिए कि दांत है, ये क्या है? ये दांत है, ये दांत है। तो यहाँ से पहले प्रकाश आया और यहाँ से परावर्तित हो जाएगा दांत पर, हम डायरेक्ट फोकस करेगा इधर। इस तरह से दांत पर, यानी कि सिर्फ जहाँ पर देखना है वहाँ पर फोकसित करके यानी कि देख लेते हैं। इस तरह से प्रयोग करता है। यहाँ पर लगा लेते हैं डॉक्टर साहब, ये है डॉक्टर साहब, यहाँ है रोगी का दांत, ये देख लीजिए। इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगर जो फोकस मार कर देखेंगे, जहाँ देखना है तो इधर मारेंगे, पूरा टॉर्च मारेंगे तो सगरों फैल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? सिर दर्द करेगा, अच्छा से दिखेगा नहीं। ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते इसलिए कि दांत को हमको जिस बिंदु पर देखना है, जहाँ देखना वहाँ फोकसित कर देता है, प्रकाश की किरण को फोकसित करके और जिसको देखना है देख लेता है। ये देखिए। चलिए, तीसरा बात है अवतल दर्पण का उपयोग। तीसरा में है
सर्च लाइट। तीसरा सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है। सर्च लाइट, टॉर्च, टॉर्च जैसे देखिए टॉर्च, कोई चीज़ को मान लिया कि लाइट अभी आया हुआ है तो रूम यानी कि क्या है, उजला है, यानी कि यहाँ पर रोशनी है। अगर लाइट गुम हो जाती है तो कोई चीज़ खोजने के लिए हम टॉर्च का प्रयोग करते हैं। इसको सर्च मतलब खोजना, सर्च मतलब खोजना, तो इसीलिए उसको सर्च लाइट भी कहते हैं। किस लिए सर्च लाइट कहते हैं? सर्चिंग करते हैं कि कहाँ पर है कौन वस्तु, तो ये सर्च लाइट। यानी कि सर्च लाइट में हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या, किसमें? सर्च लाइट में। चलिए तीसरा हो गया सर्च लाइट एवं सर्च लाइट एवं मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में देखिए यहाँ पर ये टॉर्च है या मोटर गाड़ी का हेडलाइट देखे होंगे, उसमें इस तरह का एकदम कटोरा जैसा रहता लगा हुआ, इस तरह का एकदम इस तरह का कटोरा जैसा लगा हुआ रहता है। तो देखिएगा गौर करके, एकदम बीच में इस तरह से आगे दो गो हेडलाइट, एक यहाँ हेडलाइट एक यहाँ हेडलाइट, इस तरह से रहेगा लगा हुआ। या टॉर्च ही देख लीजिए, हमारा सर्च लाइट जो सर्च करते हैं टॉर्च ही देख लीजिए, ये टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च का इस तरह से रहता है। यहाँ पर टॉर्च का मुख्य फोकस पर ये बल्ब रहता है। यहाँ से प्रकाश सब दिशा में क्या होता है, प्रकाश सब दिशा में, यहाँ समझिए इसको, प्रकाश सब दिशा में टॉर्च से क्या होता है, एक टॉर्च हो गया, टॉर्च यहाँ से सब दिशा में निकला था। अगर प्रकाश इधर गया तो यहाँ से क्या होगा, इधर, यहाँ से इधर आया, इधर, यानी कि ये मुख्य फोकस से आया समांतर लौट गया, मुख्य फोकस से आया, मुख्य फोकस पर जाता है, वहाँ पर क्या रहता है, लाइट लगा हुआ रहता है और यहाँ से समांतर करता है। और ये रोशनी इसलिए अगर परावर्तक सतह नहीं रहता तो जिधर तिधर फैल जाता रोशनी, लेकिन परावर्तक सतह इस तरह से अवतल बना करके दिया। इसमें अवतल देखिएगा, टॉर्च में ऐसे रहेगा, अवतल बना हुआ रहेगा, एकदम कटोरी, छोटा कटोरी रहेगा लगता है कि अंदर में। तो उसमें क्या होता है ना, ये मुख्य फोकस पर लगा हुआ, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आया तो इसके समांतर इधर लौटा देता है, यहाँ से प्रकाश की किरण गया इसके समांतर लौटा देता है, और जिससे क्या होगा, हमको कोई चीज़ खोजने में यही रोशनी हमको कारगर होती है। इसीलिए सर्च लाइट, और अब कोई भी जैसे मोटर कार है, मोटर कार के इस तरह से यानी कि लगा हुआ रहेगा, प्लेट देखना है, और यहाँ पर बल्ब फिट रहता है, तो यहाँ पर प्रकाश जाएगा, इधर बहुत दूरी तक ले प्रकाश को भेज देगा इस तरह से, यानी कि मोटर गाड़ी को आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से फिट किया हुआ रहता है गाड़ी में, इस तरह से फिट किया हुआ रहता है। और ये देखिए ये है अवतल आकार का बना हुआ दर्पण टाइप रहता है, चांदी के कलर किया रहता है, इस तरह से रहेगा। तो ये क्या करता है, मुख्य फोकस पर उसका टॉर्च रहता है, लाइट रहता है, लाइट प्रकाश जिससे प्रकाश निकलती है उसको सेट कर देता है। यहाँ से प्रकाश की किरण गया मुख्य फोकस से, इसके समांतर लौटा दिया, इसके फोकस गया इधर समांतर लौटा दिया, यानी कि प्रकाश की किरण को मोड़ करके पूरा का पूरा प्रकाश आगे दे देता है। इसीलिए मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, तीसरा। और चौथा आइए, चौथा है परावर्तक दूरबीन। परावर्तक दूरबीन में इसका उपयोग होता है। परावर्तक दूरबीन क्या होता है, इस टाइप से रहता है, इस टाइप से लंबा ऐसा दूरबीन रहता है, इसको देखते हैं, इस टाइप से देखते हैं तो प्रकाश की किरण क्या आता है, वहाँ से इधर आया और यहाँ पर लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर समझिए इसको, इस तरह से दूरबीन है। बहुत आने के दूरी को देखने के लिए, बहुत सारे वस्तु जो दूर पर है उसको देखने के लिए हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, दूर की वस्तु वहाँ से जब प्रकाश की किरण यहाँ आती है तो यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण लगा हुआ, इसको वापस फिर लौटा देता है, प्रकाश की किरण को फिर क्या करता है, भेज देता है, और यही अवतल दर्पण का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और नंबर पाँचवा है हमारा, पाँचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी हर एक बार यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम या कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इसको अनिवार्य रूप से लगभग पूछ ही देता है, खास करके बोर्ड मैट्रिक में, बिहार बोर्ड। इसमें क्या है कि एक कहेगा
कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती मतलब दाढ़ी बनाने में, ये दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण के रूप में, या इसी को कहते हैं दाढ़ी बनाने में, हजामती, या कह दीजिए कि दाढ़ी बनाने में, एक ही चीज़ दोनों हुआ कि दाढ़ी बनाने में हजामती। इसीलिए अवतल दर्पण को कहा जाता है हजामती दर्पण। इसीलिए अवतल दर्पण को कहा जाता है हजामती दर्पण। इसमें समझिए हजामती दर्पण को, अवतल दर्पण को ही क्यों प्रयोग करते हैं हजामती दर्पण में के रूप में? बात समझिए इसको। इसमें क्या होता है, ये हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया हमारा? अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर हो गया एफ, ये हो गया सी। ये क्या हो गया? सी हो गया। जब यहाँ पर कोई भी वस्तु रखेंगे तो यहाँ से समांतर, तो समांतर तो मुख्य फोकस से, बताया गया है। समांतर तो मुख्य फोकस से जाएगा, और एक यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया, और सीधा बना और आवर्धित। इसी बड़ा मतलब आवर्धित, बड़ा को ही आवर्धित कहते हैं दूसरे भाषा में। तो इसमें क्या होता है, हजामत बनाने के क्रम में क्या करते हैं, यहाँ पर हजामती क्या करता है, व्यक्ति को मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बैठा देता है। ये है मुख्य फोकस, ये है दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर क्या करता है, व्यक्ति को यहाँ बैठा देगा, यहाँ पर मुख्य फोकस और इसके बीच। उसके बाद इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बहुत विशाल बनता है और साफ बनता है, स्पष्ट दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने में उसको क्या होता है, आसान होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। बड़े बड़े स्टार 5 स्टार होटल में इस तरह से, यानी कि दाढ़ी देख करके ऐसे करके नहीं बनाता, हाँ अवतल दर्पण के देख करके ही बनाता है दाढ़ी को यहाँ पर। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े स्टार दुकानदार में इसका प्रयोग किया जाता है। हम सब के इधर लोकल में तो समतल दर्पण का ही प्रयोग कर देता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब जब P और F के बीच रहता है तो इसका वस्तु जब P और F के बीच रहता है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, स्पष्ट बनता है, जिससे हजामत करने में आसान होता है नाई को। इसीलिए हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको हजामती दर्पण भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी वस्तु को जब मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच रखता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा स्पष्ट बनता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसान होता है, और इसलिए इसे हजामती दर्पण भी कहते हैं। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। इस तरह से हम लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई करवा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हम लगभग ये पूरा फिजिक्स चैप्टर पढ़ा दिए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगभग अब समाप्त होने वाला। हम कल बताएंगे अब अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करेंगे। इसके पहले बताएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। ये अवतल दर्पण का उपयोग आज बताए हैं। अगले वीडियो हम बताएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, और अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र। इस तरह से